हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सक्सेस कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सिंटैक्स में प्रोनाउन। चूँकि प्रोनाउन ही चल रहा था तो प्रोनाउन में आपको कई सारे नियम समझा दिए गए थे। अभी 5 से 6 नियम बाकी हैं और उन 5 से 6 नियमों को हमें आज के लेक्चर में क्लियर कर लेना है। ठीक है, तो चले फिर शुरू करते हैं। तो हमारा जो अगला नियम है उसके हिसाब से आपसे ये कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन को जितना संभव हो सके उसे अपने एंटीसीडेंट के समीप रखना चाहिए। तो आपके इस नियम में ये कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन को एंटीसीडेंट के समीप रखना चाहिए, ये कह रहा है। अगले रूल में आपसे कहता है कि जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन उसे एंटीसीडेंट के समीप रखना चाहिए। एंटीसीडेंट का मतलब आपको पता है, जो आपको मैंने समझाया था, पूर्ववर्ती। ठीक है, एंटीसीडेंट का मतलब क्या है? पूर्ववर्ती। इसके समीप हमें इसको रखना चाहिए रिलेटिव प्रोनाउन को। जैसे एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पर लिखा गया है कि द वॉच which I bought yesterday was lost। ये लिखा है The watch which I bought yesterday was lost। The watch जो घड़ी, which जिसे I bought मैंने ख़रीदा था, yesterday कल, was lost वो खो गई। अब इसमें कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन को उसके एंटीसीडेंट के समीप रखना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो आपका which है ये यहाँ पर किसका काम करता है? रिलेटिव प्रोनाउन का। ठीक है, तो हमने इसको किसके पास रखा है? वॉच के पास रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसे वॉच के पास रखा गया, आई प्रोनाउन के पास रखा गया। तो अब यहाँ पर आपसे ये कहा जाए कि जितना भी हो सके उतना पास रखते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि भाई आप सभी जानते हैं आई, माई, मी, वी, अवर, अस, ये सभी आपके प्रोनाउन होते हैं। तो आपको रूल नंबर जो भी आपको अब तक पढ़ाए गए हैं उसके हिसाब से जो भी आपके साथ 16वां या 17वां रूल नंबर बनेगा, तो उस रूल नंबर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको अगले रूल में लिखना है। अब इसको आसान शब्दों में समझ लीजिए। अगले रूल में आपको लिखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन को उसके एंटीसीडेंट के पास ही रखना चाहिए। ठीक है, जितना पॉसिबल हो सके आप उसको उतना ही पास रखिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आपको इसमें याद रखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन को एंटीसीडेंट के समीप ही रखा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं द वॉच विच आई बॉट यस्टरडे, विच आई बॉट यस्टरडे जिसे मैंने ख़रीदा था, यस्टरडे कल ख़रीदा था, वाज लास्ट वो खो गई। तो आपको यहाँ पर देखना है कि वॉच के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं वॉच वाज लास्ट, घड़ी खो गई थी। अब रिलेशन किसके किसके बीच में है? वॉच और आई के बीच में। ठीक है, अब अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये जो विच है ये किसके किसके बीच में रिलेशन को प्रेजेंट करता है? वॉच और आई के बीच में रिलेशन को प्रेजेंट करता है। इसलिए जो आपका विच है ये कौन सा प्रोनाउन कहलाता है? रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। और इसीलिए कहा गया कि रिलेटिव प्रोनाउन को उसके एंटीसीडेंट के समीप ही रखना चाहिए। तो आई का एंटीसीडेंट विच है और इसीलिए विच और आई को एक दूसरे के पास रखा गया है। ठीक है, तो इतना शायद आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन को सदैव एंटीसीडेंट के समीप रखते हैं। ये यहाँ पर आई जो आप देख रहे हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन आई जो है इसके पास में विच रिलेटिव प्रोनाउन लिखा गया है जो कि वॉच और आई को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, जोड़ता है। इसलिए इसे कौन सा प्रोनाउन कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले रूल पे चलते हैं और देखिए आपको अगला रूल क्या समझाता है। ठीक, तो अगला रूल हमें ये समझाता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकेला कभी भी किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो मैं आपको बता दूं कम शब्दों में कि जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। अब सवाल उठा ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, तो देख लीजिए
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, माई सेल्फ, है ना। माई सेल्फ के बाद क्या होता है, योर सेल्फ, ठीक। योर सेल्फ के बाद क्या होता है, देम सेल्फ्स होता है ना। देम सेल्फ्स के बाद क्या होता है, हिम सेल्फ होता है। इसी प्रकार से हिम सेल्फ के बाद क्या होता है, हर सेल्फ होता है। तो ये जो आपने यहाँ पर लिखे हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये आपने यहाँ पर जो लिखा हुआ है। अब एक और भी आपका होता है इट सेल्फ, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इट सेल्फ भी आपका होता है। इट सेल्फ के बाद एक और आपको जानना है कि योर सेल्फ में एक विकल्प और होता है जिसे हम लोग योर सेल्फ्स भी कहते हैं, ठीक है। तो योर सेल्फ और योर सेल्फ्स दोनों आते हैं। तो अब ये जो मैंने लिख दिया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे आई का रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ, यू का रिफ्लेक्सिव योर सेल्फ, दे का रिफ्लेक्सिव देम सेल्फ्स, ही का रिफ्लेक्सिव क्या होगा, हिम सेल्फ, हर का रिफ्लेक्सिव क्या होगा, या सी का रिफ्लेक्सिव क्या होगा, हर सेल्फ, इट का क्या होगा, इट सेल्फ, योर का एक और होता है योर सेल्फ। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अब आप बताएंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिख दिया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। कहने का मतलब क्या है, आपको इसमें बताना है कि उसके साथ नाउन या प्रोनाउन अवश्य आता है। ये आपको बताना है कि उसके साथ नाउन या प्रोनाउन अवश्य आता है। तो हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, कभी भी किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता, उसके साथ नाउन या प्रोनाउन अवश्य आता है, ठीक है। अच्छा हाँ, एग्जाम्पल जैसे लिखा जाए कि माई सेल्फ, एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया जाए माई सेल्फ डू इट। अब ये लिखा गया तो आप इसे कहेंगे कि भाई ये इनकरेक्ट है। तो करेक्ट क्या होगा, तो माई सेल्फ का क्या होता है, आई, तो मैंने लिख दिया आई माई सेल्फ डू इट। क्या लिख दिया, आई माई सेल्फ डू इट। तो ये हो गया। तो हमने यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल देखा कि माई सेल्फ डू इट, तो हमने इसको कर दिया आई माई सेल्फ डू इट, क्योंकि पहले ही आपने समझा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता, उसके साथ या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन अवश्य आएगा। जैसे माई सेल्फ के साथ हमने क्या लिख दिया, आई, ठीक है। तो आई माई सेल्फ डू इट, ये आपने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद अगले विकल्प पे चलते हैं, और अगले विकल्प पे कुछ ना कुछ आप लोग देखेंगे कि माई सेल्फ को हमने यहाँ पर लिख दिया आई, बाकी आप समझदार है, जैसे यूं के साथ योर सेल्फ, ठीक है। तो अब जैसे एक अलग एग्जांपल लिख देते हैं कि माई सेल्फ डू इट का हो गया माई सेल्फ, आई माई सेल्फ डू इट। और दूसरा एग्जांपल यहाँ पर है कि माई सेल्फ डिड दिस वर्क, इसी का एग्जांपल है माई सेल्फ डिड दिस वर्क। तो उसमें आपको परेशान होना ही नहीं है, क्योंकि माई सेल्फ के साथ आप कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, आई, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। और आपको एक और बात मैं याद दिला दूं कि जहां तक पॉसिबल हो, ठीक है, याद रखें, जहां तक पॉसिबल हो इन दोनों को हमेशा समीप रखा जाता है एक दूसरे के। वैसे हर जगह पर ये नियम काम नहीं करता, लेकिन इसीलिए तो कहा गया कि जितना पॉसिबल हो सके या जहां तक पॉसिबल हो, आप इन दोनों को एक दूसरे के कहाँ रखते हैं, समीप रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने अभी तक 2 नियम सीखे हैं, और वो दोनों नियम आपके सामने लिखे हैं कि यदि रिलेटिव प्रोनाउन हो, उसका कोई एंटीसीडेंट हो, तो उन्हें हमेशा एक दूसरे के पास रखें। जैसे विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि वाच और आई को एक दूसरे से जोड़ता है, इसलिए इन्हें एक दूसरे के पास रखना अत्यंत आवश्यक है। तो ऊपर लिखा है कि रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट को पास रखते हैं। और अगला जो आपका रूल है ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ये रूल हमें समझाता है कि कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकेले नहीं आएगा, ठीक है। अकेले आएगा लेकिन सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। जैसे देखो
देखो वहाँ पर लिखा है माई सेल्फ डू इट, तो ये जो माई सेल्फ है ये यहाँ पर सब्जेक्ट का कार्य नहीं कर सकता। फिर से सुन लें, ये जो यहाँ पर माई सेल्फ है, ये माई सेल्फ यहाँ पर सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता, ये अकेले सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता। इसके साथ या तो कोई नाउन लिखिए या इसके साथ कोई प्रोनाउन लिखिए, या आप इसके साथ कोई नाउन लिखें या इसके साथ कोई प्रोनाउन लिखें, तभी ये कार्य करेगा। जैसे माई सेल्फ के साथ क्या इस्तेमाल किया, आई, तो क्या बन गया, आई माई सेल्फ डू इट, है ना। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे अगले रूल पे, और अगला रूल आपको कुछ ना कुछ और सिखाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने को मिलता है। अगला रूल हमसे ये कहता है कि जैसे कि आपके पास अवेल आ जाए, ठीक है, बी टेक आ जाए, अवेल आ गया, है ना, बी टेक पार्ट लेना, भाग लेना। बी टेक के बाद आपका आ जाए अब्सेंट, ठीक। अब अब्सेंट के बाद आपके पास आ जाए प्राइड, जिसे गर्व या घमंड कहते हैं। प्राइड के बाद आपके पास आ जाए इंजॉय, इंजॉय के बाद आपके पास आ जाए ड्रिंक, और ड्रिंक के बाद आपके पास आ जाए ओवर स्लीप आ जाए, ठीक है, ड्रिंक आ गया। ड्रिंक के बाद आपके पास ओवर स्लीप आया, ओवर स्लीप के बाद आपके पास आ गया रिज़ाइन कर देना, यानी कि, और रिज़ाइन के बाद आपका अगला विकल्प है अप्लाई, अप्लाई के बाद अगला विकल्प है अवेंज, ठीक है, बदला लेना, या तो अब आप कहता है अवेंज। अब कहता है कि इनके साथ, ठीक है, इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है सदैव, ठीक है। इनके साथ सदैव कौन सी प्रोनाउन का प्रयोग होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। देख लीजिए किसके साथ, अवेल के साथ, बीटेक के साथ, अब्सेंट के साथ, प्राइड के साथ, एंजॉय के साथ, ड्रिंक के साथ, ओवर स्लीप के साथ, रिज़ाइन के साथ, अप्लाई के साथ, अवेंज के साथ, ठीक है। पुनः देख लें, अवेल के साथ, बीटेक के साथ, अब्सेंट के साथ, प्राइड के साथ, एंजॉय के साथ, ड्रिंक के साथ, ओवर स्लीप के साथ, रिज़ाइन के साथ, अप्लाई के साथ, अवेंज के साथ, इन सब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। इन सभी के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ये आपको ये नियम समझाता है, ठीक है। अब इस नियम के एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो आप लोग देखिएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि आई, और फिर आगे लिखा है प्राइडेड, ठीक है, आई प्राइडेड, अब खाली जगह है, और फिर कहता है ऑन माई स्ट्रेंथ, ऑन माई स्ट्रेंथ, ये आपका इसमें लिखा है आई प्राइडेड ऑन माई स्ट्रेंथ। तो हमसे ये कहता है कि आई प्राइडेड ऑन माई स्ट्रेंथ, मुझे मेरी शक्ति पर घमंड है या गर्व है, ठीक है। आई प्राइडेड ऑन माई स्ट्रेंथ, आई मतलब मुझे, प्राइडेड गर्व या घमंड है, माई स्ट्रेंथ मेरी शक्ति पर। तो कहता है कि मुझे मेरी शक्ति पर गर्व है या घमंड है। लेकिन हमने पढ़ा है कि प्राइड के साथ, इंजॉय के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। तो अब आप बताइए आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, माई सेल्फ। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, माई सेल्फ। तो आई प्राइडेड माई सेल्फ ऑन माई स्ट्रेंथ, मुझे स्वयं अपनी, ठीक है, मुझे स्वयं अपनी शक्ति पर गर्व है या मुझे स्वयं अपनी शक्ति पर घमंड है, ठीक है। अब जैसे दूसरे एग्जाम्पल मैं आपको लेके चलता हूँ, लिखा है द बॉयज, द, फिर लिखा है बॉयज absented, द बॉयज absented, और उसके बाद कहता है खाली स्थान, फिर लिखा है फ्रॉम द क्लास, फ्रॉम द क्लास। तो कहता है लड़के कक्षा से अनुपस्थित थे, ठीक है, लड़के कक्षा से क्या थे, अनुपस्थित थे। अब सवाल उठा कि सर आई के साथ तो माई सेल्फ लगाते हैं, बॉयज के साथ क्या लगाएंगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कक्षा 12 में हैं तो आप ये सीखें कि जब बहुत सारे लोग आते हैं तो आप उनके साथ क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं कि सी लगाते हैं कि दे लगाते हैं, क्या इस्तेमाल करेंगे, दे इस्तेमाल करेंगे ना। फिर से भूलिएगा नहीं, जब बहुत सारे लोग आते हैं तो ना तो ही लगता है ना सी लगता है, बहुत सारे लोगों के साथ क्या लगता है, दे लगता है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा द बॉयज absented। अब दे के जब बॉयज है तो भाई मैंने आपसे कहा कि हम लोग बॉयज के लिए दे का इस्तेमाल करेंगे, और दे के साथ क्या लगाते हैं, themselves लगाते हैं। तो ये यहाँ पर जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान की जगह पर आपको लिख देना है themselves। क्या लिख देना है, themselves लिख देना है, ठीक है।
खैर ये भी हो गया। अच्छा क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि अब्सेंट है और कहीं ना कहीं आपका ये देखिए अब्सेंट के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया। ठीक है, अब कहता है अगला एग्जाम्पल है ही अवेल्ड। ठीक है, उसने स्वयं को छोड़ दिया, अवेल्ड हिमसेल्फ। अब ये मैंने लिखा ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, ऑफ दिस, अब फिर लिखा है अपॉर्चुनिटी, ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पर देखिए अवेल लिखा हुआ है ना, और ये तो आपको सबसे पहले ही मिल गया था, ये यहाँ देख सकते हैं अवेल लिखा हुआ है। ठीक है, तो अवेल के साथ, अब्सेंट के साथ, प्राइड के साथ, इन सब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो आप देख सकते हैं ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, हिमसेल्फ, है ना। ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, हिमसेल्फ। तो हमने लिख दिया। तो भाई तीन एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। चलो अच्छा चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। तो चौथे एग्जाम्पल में आपका लिखा हुआ है मोहन अवेंज्ड। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल है जिसमें लिखा है मोहन, फिर उसके बाद लिखा है अवेंज्ड, मोहन अवेंज्ड खाली स्थान है, फिर कहता है ऑन हिज एनिमी। तो मोहन अवेंज्ड ऑन हिज एनिमी फॉर द इंजरी, फॉर द इंजरी। अब ये यहाँ पर लिखा है मोहन अवेंज्ड, मोहन ने झगड़ा कर लिया या उससे लड़ गया, ऑन हिज एनिमी फॉर द इंजरी। ठीक है, मोहन अवेंज्ड ऑन हिज एनिमी, अपने दुश्मन पर, फॉर द इंजरी मतलब इंजरी का मतलब होता है चोट लगना या घायल हो जाना, तो चोट या घायल होने के कारण अपने दुश्मन से लड़ गया, तो मोहन अवेंज्ड। अब अच्छा चलो सोचते हैं अवेंज, तो कहीं ना कहीं लिखा होगा अवेल, अब्सेंट, प्राइड, एंजॉय, ड्रिंक, ओवर सेल्फ, रिजाइन, ये रहा अवेंज। अवेंज के साथ कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। तो मोहन अवेंज्ड खाली स्थान लिखा है। अब आप मुझे बताओ कि मोहन के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, ही का, है ना। बेहद सिंपल सी बात है कि मोहन के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे। तो अब आप मुझे बताओ कि ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, हिमसेल्फ, है ना। ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, हिमसेल्फ। तो मोहन अवेंज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज एनिमी फॉर द इंजरी। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 नियम समझे हैं। तीनों नियम आप लोग ध्यान से देख लीजिए और मैं आपको एक एक करके बताता हूं। और याद रखिए रिलेटिव प्रोनाउन को उसको एंटीसीडेंट के पास रखते हैं। ठीक है, जैसे कि आई के पास हमने विच रखा है, विच क्या है, वाच और आई को कनेक्ट कराता है, वाच और आई को विच कनेक्ट कराता है, इसलिए आपका कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। सिंपल सी बात है भाई, जो कनेक्ट कराएगा वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन या संबंध बताने वाला सर्वनाम कहलाता है। तो ये हो गया कि रिलेटिव प्रोनाउन को एंटीसीडेंट के पास रखते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कभी भी माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देमसेल्व्स ये कर्ता का काम नहीं करेंगे या सब्जेक्ट का काम नहीं करेंगे। ये सब्जेक्ट का काम नहीं करते हैं, इनके साथ कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन होना आवश्यक है। जैसे कहा जाए माई सेल्फ डू इट, ठीक है, कहा जाए माई सेल्फ डू इट। तो अब इसके बाद माई सेल्फ डू इट का मतलब क्या हुआ कि मैंने स्वयं किया, लेकिन माई सेल्फ के साथ आपको आई लगाना बहुत आवश्यक है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपका सेंटेंस इनकरेक्ट माना जाएगा और हम लोग सिंटैक्स में करेक्शन करना ही सीखते हैं। ठीक है, तो माई सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इनको कभी भी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में नहीं प्रेजेंट करना चाहिए। यदि आप इनको पहले प्रेजेंट करते हैं तो उसके साथ उसका प्रोनाउन इस्तेमाल करिए या फिर उसके साथ उसका नाउन इस्तेमाल करिए कि हिमसेल्फ के साथ ही इस्तेमाल करिए, माई सेल्फ के साथ आई इस्तेमाल करिए, योर सेल्फ के साथ यूँ इस्तेमाल करिए। जब आप उनके साथ उनका प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपका जो भी सेंटेंस है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तीसरे रूल पे चलते हैं। तो तीसरे रूल पे हम लोगों ने क्या सीखा, अवेल, बी टेक। ये देखिए अवेल, बी टेक, अब्सेंट, प्राइड, एंजॉय, ड्रिंक, ओवर स्लीप, रिजाइन, अप्लाई, अवेंज, इन सब के साथ हम लोग कौन से प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, रिफ्लेक्सिव का। हमने कुछ बातें भी सीखी, जैसे आई के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, माई सेल्फ। भाई सीधी सी बात है, प्राइड है तो प्राइड के साथ आपने सीखा था आई के साथ माई सेल्फ लगा दिया। बॉयज़ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के साथ दे लगाते हैं, इसलिए देमसेल्व्स
लगा दिया, ही एक है तो हिमसेल्फ लगा दिया, मोहन के साथ ही लगाएंगे तो अवेंज के बाद हिमसेल्फ लगा दिया। इस तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग इन हवेल के साथ, बीटेक के साथ, इन वर्ड्स के साथ भी आप लोग हिमसेल्फ का, योर सेल्फ का, देम सेल्फ्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन सोच समझ कर करते हैं। ठीक है, तो ये आपके 3 रूल थे। तो उम्मीद है आपको ये बेहतर समझ में आए होंगे। आप पुनः कोशिश एक बार वीडियो को चला करके कर लीजिएगा। अब कुछ अगले रूल देखिए। देखिए अगला रूल। तो अगला रूल आपको समझाता है कि आइदर और नाइदर का जो यूज है वो 2 लोगों के साथ किया जाता है। आइदर और नाइदर का जो यूज है वो 2 लोगों के साथ किया जाता है। एनी और नन का जो प्रयोग है वो 2 से अधिक लोगों के साथ किया जाता है। सिंपल सी बात है, देख लीजिए। आइदर और नाइदर का प्रयोग 2 लोगों के साथ किया जाता है। एनी और नन का जो प्रयोग है वो 2 से अधिक लोगों के साथ किया जाता है। एक एग्जाम्पल देखिए, कहता है कि आइदर ऑफ यू कैन टेक इट। इसका मतलब है तुम दोनों में से कोई इसे ले सकता है। आइदर ऑफ यू कैन टेक इट, तुम दोनों में से कोई भी इसे ले सकता है। अब आगे कहता है कि एक अगला एग्जाम्पल है कि नाइदर ऑफ द 2 पेन्स, नाइदर ऑफ द 2 पेन्स इज चीप। चीप मतलब क्या होता है? सस्ता। तो कहता है दोनों में से कोई भी पेन सस्ता नहीं है। नाइदर ऑफ द 2 पेन्स इज चीप, दोनों में से कोई भी पेन सस्ता नहीं है। तो अब एक अलग एग्जाम्पल पे चलते हैं और लिखा है नन ऑफ द 5 बॉयज कैन डू दिस वर्क। None of the 5 boys can do this work। तो ये रूल काफ़ी अच्छा भी है और आपको शायद जल्दी समझ में भी आ जाए कि आइदर और नाइदर का प्रयोग करते हैं 2 लोगों के साथ, है ना। आइदर और नाइदर का प्रयोग करते हैं 2 लोगों के साथ, और एनी और नन का प्रयोग करते हैं 2 से अधिक लोगों के साथ, मोर देन 2 पीपल। तो 2 से अधिक लोगों के साथ एनी और नन का प्रयोग करते हैं, और आइदर और नाइदर का प्रयोग 2 लोगों के साथ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लिखा आइदर ऑफ यू कैन टेक इट, इसका मतलब है तुम में से 2 लोग हैं, ठीक है। आइदर ऑफ यू कैन टेक इट का मतलब है तुम में से कोई इसे ले सकता है, ठीक। आइदर ऑफ यू कैन टेक इट, तुम में से कोई इसे ले सकता है। फिर कहता है नाइदर ऑफ द 2 पेन्स इज चीप, दोनों में से कोई भी पेन सस्ते नहीं हैं। नन ऑफ द 5 बॉयज, अच्छा यहाँ नन का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पर 2 से ज़्यादा है, 5 लड़के हैं। अंडरलाइन भी कर सकते हैं, 5 बॉयज, 5 लड़के हैं, अर्थात 2 से ज़्यादा लड़के हैं। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि चूंकि 2 से ज़्यादा लड़के हैं तो नन ऑफ द 5 बॉयज कैन डू दिस वर्क, पाँचों में से कोई भी लड़का ये काम नहीं कर सकता है।
तो जब दो की बात की जाए कि राम और श्याम में से कोई भी इसे नहीं कर सकता तो कह सकते हैं नाइदर श्याम ना राम कैन डू दिस वर्क, है ना। तो जब दो लोगों की बात की जाए तो हम लोग नाइदर का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब दो से अधिक लोगों की बात की जाए तो किसका प्रयोग करेंगे, नन का। ठीक है, याद रहेगा, आइदर और नाइदर का प्रयोग दो लोगों के लिए करते हैं। और उसके बाद आपको दूसरा विकल्प याद रखना है, क्या याद रखना है कि एनी और नन का प्रयोग दो से अधिक लोगों के साथ करते हैं। ठीक, चलिए अगले रूल पे आपको लेकर के चलते हैं। और अगला रूल है कि अगर आपके पास इनडेफिनिट प्रोनाउन वन हो, ठीक है, अगर आपके पास इनडेफिनिट प्रोनाउन वन हो तो सेंटेंस में अंत तक वन का प्रयोग ही होगा। ये आपको याद रखना है कि अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन वन हो तो सेंटेंस में अंत तक किसका प्रयोग होगा, वन का। एक एग्जाम्पल देखिए, और कई बार आया है ये एग्जाम्पल, वन शुड डू हिज ड्यूटी। ठीक है, वन शुड डू हिज ड्यूटी, प्रत्येक को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। लेकिन कहना है कि यह करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस है, इसको जब आप करेक्ट करेंगे तो लिखेंगे वन शुड डू वंस ड्यूटी। ठीक है, वन शुड डू वंस ड्यूटी। तो आपको याद रखना है कि अगर आपके पास इंडेफिनिट प्रोनाउन वन आता है तो सेंटेंस में अंत तक, ठीक है, अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन वन आता है तो सेंटेंस में अंत तक किसका प्रयोग होगा, वन का प्रयोग ही होगा। ठीक है, इस बात को याद रखिए कि इंडेफिनिट प्रोनाउन अगर वन आया तो सेंटेंस में अंत तक वन का प्रयोग ही होगा। एज एग्जाम्पल, वन शुड डू हिज ड्यूटी, तो बन गया वन शुड डू वंस ड्यूटी, वन शुड डू वंस ड्यूटी। तो हिज की जगह पर किसका प्रयोग कर दिया, वंस का। तो ये आपके पास एक और रूल आया। अब एक आखिरी रूल है, इस रूल में आपको ये बताता है कि जैसे आपके पास देन, ठीक है, या फिर एज, तो इसके बाद जो भी आपका प्रोनाउन आता है वो कंडीशन के हिसाब से, जो प्रोनाउन आता है वो कंडीशन के हिसाब से नॉमिनेटिव भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। ये आपको इसमें समझाया गया। ये आखिरी रूल है प्रोनाउन का, इसे भी समझ लीजिए। अगर देन और एज के बाद कोई प्रोनाउन आता है, किसके बाद, देन और एज के बाद यदि कोई प्रोनाउन आता है, देन और एज के बाद कोई प्रोनाउन आता है, तो हमारा जो प्रोनाउन है वो कंडीशन के हिसाब से नॉमिनेटिव भी हो सकता है और कंडीशन के हिसाब से ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, हमारा जो प्रोनाउन है वो कंडीशन के हिसाब से नॉमिनेटिव भी हो सकता है और हमारा जो प्रोनाउन है वो कंडीशन के हिसाब से ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। ये आपको याद रखना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल लिखा है आई एम नॉट, फिर कहता है एज रिच एज ही। ठीक है, आई एम नॉट एज रिच एज ही। अब यहाँ पर ये जो ही है, देख रहे हैं ना, ही, ठीक है, तो ही कौन से केस में आया, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस में आया। अब इनकी बात आप मत करिएगा केस की, क्योंकि ये आपको मैंने पहले दिन ही पढ़ा दिया था, जब प्रोनाउन का लेक्चर दिया था तभी पढ़ाया था कि नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, ये आपको पढ़ा दिए गए हैं। तो पहला लेक्चर ढूंढ करके देखिएगा या फिर देखिएगा। अब यहाँ पर ही नॉमिनेटिव केस में आया और उसके बाद दूसरे वाले को देखते हैं कि हमें क्या समझाता है। लिखा ही लाइक्स यू, ही लाइक्स यू। अब आगे कहता है बेटर देन मी, ही लाइक्स यू बेटर देन मी।
अब यहाँ पर जो मी है ये कौन से केस में आया है, ऑब्जेक्टिव केस में आया है। तो इस तरह से हमने इन दोनों को देखा, और एक बार फिर से आप दोनों को गौर से देख लीजिए तो कुछ ना कुछ आपको अवश्य समझ में आएगा। दरअसल बात यह है कि जब एज का प्रयोग है तो ये पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। डिग्री जो आपको कक्षा 11 में थोड़ा बहुत पढ़ाई गई है कि एज डॉट डॉट एज पॉजिटिव डिग्री में आता है, तो पॉजिटिव डिग्री में नॉमिनेटिव केस का प्रयोग है। और जब कंपैरेटिव डिग्री में बेटर देन आया, यहाँ पर देन का प्रयोग ही दर्शाता है कि ये कंपैरेटिव डिग्री है, और गुड बेटर बेस्ट ये भी दर्शाता है कि कंपैरेटिव डिग्री है। तो कंपैरेटिव डिग्री में कौन से केस का प्रयोग हुआ, ऑब्जेक्टिव केस का। तो वही ऊपर लिखा गया था कि जैसे देन आ जाए, जैसे एज आ जाए, है ना। हम लोगों ने ऊपर लिखा है ना कि जैसे देन आ जाए या फिर जैसे एज आ जाए। तो देन और एज जो आपके प्रोनाउन हैं, इसके बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो कंडीशन के हिसाब से या तो नॉमिनेटिव होगा या फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव। देन और एज के बाद, ठीक है, देन और एज के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा, देन और एज के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो कंडीशन के हिसाब से नॉमिनेटिव भी हो सकता है और कंडीशन के हिसाब से ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। कंडीशन पे डिपेंड करता है, कंडीशन के हिसाब से नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव दोनों हो सकता है। और एक बात आपको सिंपल तरीके से याद रखनी है, एज डॉट डॉट एज में नॉमिनेटिव होगा, और ये बेटर देन या सिर्फ देन में आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। या ऐसे याद कर लीजिए कि पॉजिटिव डिग्री में नॉमिनेटिव होगा और कंपैरेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब आपके प्रोनाउन के सारे नियम ख़त्म होते हैं। अब आपके पास 3 से 4 एक्सरसाइज हैं जिसमें ढेर सारे सेंटेंस हैं। तो हम आज एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है, और बाकी एक्सरसाइज आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। आपको खुद वो एक्सरसाइज सॉल्व करनी है या फिर यहाँ टेस्ट के माध्यम से आपको सॉल्व करवाया जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर एक्सरसाइज पे आपको लेके चलते हैं। देखिए, पहला है वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, ठीक है। अब इसे करेक्ट करना है तो बिल्कुल अभी आप पढ़ के आए हैं कि वन के साथ हिज का प्रयोग नहीं करते, वन के साथ किसका प्रयोग करते हैं, वंस का, ठीक है। तो जहाँ पर वन है, अगर वन आपके सेंटेंस में आता है तो आप उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, वंस का। थोड़ी देर पहले पढ़ा है, तो जहाँ पर हिज है वहाँ किसका प्रयोग करेंगे, वंस का, ठीक है। दूसरा देखिए, आई यू, फिर आगे कहता है एंड ही, आई यू एंड ही, फिर लिखा है वेंट टू दिल्ली, वेंट टू दिल्ली, ठीक है। अब आई यू एंड ही, इसमें दरअसल 231 वाला नियम लगता है, ठीक है, जो आपको पता भी होगा। आई कौन सा पर्सन होगा, फर्स्ट, यू कौन सा है, सेकंड, ही कौन सा है, थर्ड, ठीक है। अब आपके पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये 3 तरह के पर्सन आपको दिए गए हैं। तो अब 3 तरह के आपको पर्सन यहाँ पर दिए गए हैं, तो इन्हें भी समझ लीजिए, आई यू एंड ही। तो आपको इसके लिए जो रूल पढ़ाया गया था वो ये है कि आप इसका प्रयोग करते हैं 231 का, है ना।
पहले सेकंड पर्सन तो क्या लिखेंगे यू, ठीक है। फिर थर्ड पर्सन क्या लिखेंगे ही, फिर फर्स्ट पर्सन तो क्या लिखेंगे आई। तो यू ही एंड आई वेंट टू दिल्ली, ठीक है। तो दूसरे वाले में आपने क्या सीखा कि हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। जब सिंगुलर प्रोनाउन आता है तो वो आया है, आई है, यू है, ही है। तो सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, तो सेकंड यू हो गया, थर्ड ही हो गया, आई, तो यू ही एंड आई वेंट टू दिल्ली, आप करेक्ट हो गया, ठीक है, ये वाला सेंटेंस। इसके बाद लिखा है बीइंग अ वेरी कोल्ड डे आई कुड नॉट गो आउट। तो तीसरे वाले को आपको करेक्ट करना है, तो लिखा है बीइंग अ वेरी कोल्ड डे। तो इसमें लिखा है बीइंग अ वेरी कोल्ड डे, फिर कहता है आई, उसके बाद लिखा है कुड नॉट, आई कुड नॉट गो आउट, इतना इसमें लिखा गया है। अब इसे आपको करेक्ट करना है, तो सुनिए आप इसमें क्या लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे इट बीइंग अ कोल्ड डे, ठीक है। याद रखिएगा आप इससे रिफ्लेक्सिव को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। इट बीइंग अ वेरी कोल्ड डे आई कुड नॉट गो आउट, ये इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। तो इट बीइंग, तो अब देखिए इसमें लिखा हुआ है यू, फिर है शुड, यू शुड अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, यू शुड अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इतना लिखा हुआ है कि यू शुड अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। अब आपको ये पता है कि जब भी ये आता है ना, पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले, अवेल के साथ, बीटेक के साथ, प्राइड के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो यू शुड अवेल ऑफ, तो यहाँ पर आपको इसको क्या बनाना है, यू लिखना है, फिर क्या लिखना है, शुड लिखना है, फिर क्या लिखना है, यू शुड अवेल योर सेल्फ, ठीक है। यू शुड अवेल, फिर क्या लिख दिया, योर सेल्फ दिस अपॉर्चुनिटी। तो यू शुड अवेल ऑफ योर सेल्फ दिस अपॉर्चुनिटी। तो यू के साथ किसका प्रयोग किया, योर सेल्फ का, क्योंकि अवेल के बाद कौन से प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब 5वें नंबर पे चलते हैं। अब आगे कहता है कि इट इज़ दे, 5वें नंबर पे लिखा हुआ है इट इज़ दे हु हैज़ डन दिस वर्क। तो यहाँ पर लिखा है इट इज़ दे हु हैज़, फिर आगे लिखा है डन दिस वर्क, ठीक है। अब ये रूल नंबर तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन आपको समझाया गया था कि जैसे हु के पहले दे है तो दे के साथ बहुवचन की क्रिया लगती है। तो इट इज़ दे हु, अब हैज की जगह पर लिखेंगे हैव, ठीक है। और ये बात शायद आपको सही भी लगे केवल यहाँ से कि इट इज़ दे हु हैज़ डन दिस वर्क। तो यहाँ पर जो दे है वो बहुवचन है, तो इसलिए हैज के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, हैव का, ठीक है। चलिए 6वें नंबर पे चलते हैं। तो 6वें नंबर पे लिखा हुआ है योर सेल्फ, ठीक है। 6वें नंबर पे लिखा है योर सेल्फ आर रेस्पॉन्सिबल, योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल लिखा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया है आज के लेक्चर में कि योर सेल्फ कभी भी, योर सेल्फ हो, माई सेल्फ हो, हिम सेल्फ हो, कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो, वो कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता अकेले, ठीक है। तो योर सेल्फ के साथ उसका प्रोनाउन ज़रूरी है, और आप क्या लगाएंगे, यूँ। अब आप लिखेंगे यू योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल, यू योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल, तब ये करेक्ट माना जाएगा। ये आज के नियम में आपने पढ़ा था, ठीक है। आज के नियम में आपने पढ़ा था कि कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का कार्य अकेले नहीं करता, ठीक। अब 7वें पे चलता है और कहता है आई एंड यू हैव डन इट। तो 7वें में लिखा है आई एंड यू, और फिर आगे लिखता है हैव डन इट, ठीक है। तो वही नियम आपको लगाना है, इसमें 2, 3, 1 वाला नियम लगाना है। सेकंड पर्सन पहले आता है, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फर्स्ट। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यू एंड आई हैव डन इट, ठीक है। क्या बन जाएगा, यू एंड आई हैव डन इट। 7वां आप ऐसे करेक्ट कर लीजिएगा। अब आपको 8वें पे लेके चलते हैं। तो 8वें पे लिखा है दिस पेन इज़ माई, ठीक है।
तो ये लिखा है दिस पेन इज़ माई, और आपको पता है अधिकार जताना हो तो आप ऐसे बताएंगे कि दिस पेन इज़ माई, नहीं क्या लिखेंगे, माइन। ठीक है, माई ना इस्तेमाल करके क्या इस्तेमाल करेंगे, माइन। तो दिस पेन इज़ माइन हो गया। अब चलते हैं इसके बाद वही सेंटेंस बार बार लिख कर के आ रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है यू एंड आई, फिर आगे कहता है यू एंड आई हैव डन माई टास्क, यू एंड आई हैव डन, और आगे लिखता है माई टास्क। ठीक है, यू एंड आई हैव डन माई टास्क। इसको आप लोग अपने बेसिस के हिसाब से करेक्ट कर लीजिएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया है, ये आप स्वयं करेक्ट करिएगा। फिर कहता है वन शुड कीप हिज वर्ड, इसमें लिखा है वन शुड कीप हिज वर्ड। ठीक है, ये भी आप लोग अपने से ही करेक्ट करेंगे। तो अब मैं दोनों में आपको हिंट्स दे देता हूँ। पहले देखिएगा यू एंड आई वाला नियम क्या है, 231 वाला नियम लगेगा कि 123, ये आपको पढ़ा है, आपको पढ़ाया भी गया है कि 231 वाला नियम कौन सा होता है। तो वैसे उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप इसको कायदे से देखिएगा कि 231 वाले नियम का पालन करता है या नहीं, उस हिसाब से 9वां आपको स्वयं करेक्ट करना है। अब जैसे लिखा हुआ है वन शुड कीप हिज वर्ड, वन शुड कीप हिज वर्ड, तो इसको भी आपको अपने हिसाब से करेक्ट करना है, आपको पता वन के साथ क्या लगाते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग करेक्ट करिएगा। 11वां देख लीजिए, लिखा है होम बुक इज़ दिस। ठीक है, तो 11वें में लिखा है आपका होम बुक इज़ दिस। तो ये आप जानते हैं होम का प्रयोग जो है सजीवों के साथ करते हैं, तो बुक के स्थान पर आप होम नहीं क्या लिखेंगे, हुज। ठीक है, तो बुक के स्थान पर होम ना लिख के क्या लिखेंगे, हुज बुक इज़ दिस। अब उसके बाद क्योंकि होम का प्रयोग हम लोग करते हैं सजीव और हुज का प्रयोग करते हैं सजीव निर्जीव दोनों में करते हैं। ठीक है, फिर आगे कहता है कि बोथ द ब्रदर्स हेल्प्ड वन अनदर, तो इसमें लिखा है बोथ द ब्रदर्स, फिर कहता है हेल्प वन अनदर। ठीक है, तो बोथ द ब्रदर्स हेल्प वन अनदर। तो आपको मैं बस इतना बताऊंगा कि वो नियम ढूंढिए जिसमें मैंने आपको बताया था कि दो के साथ वन अनदर लगाते हैं कि ईच अदर लगाते हैं। ठीक है, तो ये आपका काम है, इसलिए कुछ कुछ मैं यहाँ पर छोड़े दे रहा हूँ। तो बोथ द ब्रदर्स हेल्प वन अनदर, तो यहाँ पर कौन सा नियम ढूंढना है, कौन सा, वो नियम ढूंढना है कि दो के साथ वन अनदर लगाते हैं कि ईच अदर लगाते हैं। ठीक है, तो वो देखिएगा। फिर आगे कहता है इट इज़ आई हु हैज़ डन इट। अब इसमें लिखा है इट इज़ आई, फिर कहता है हु हैज़, फिर कहता है डन इट, इट इज़ आई हु हैज़ डन इट। तो ये आपको बताया गया है इट इज़ आई, आई देख रहे हैं, तो आई के साथ हैज़ ना लगा करके आई के स्थान पर एम लगा देंगे, इट इज़ आई हु एम डन इट। ठीक है, ये आपको सिखाया गया था कि एंटीसीडेंट आता है तो आप एम का प्रयोग करिए, इट इज़ आई हु एम डन इट। ठीक है, फिर उसके बाद 14वां देखिए, कहता है नन ऑफ द टू सिस्टर्स इज़ मैरिड। 14वां में लिखा है नन ऑफ द, फिर कहता है टू सिस्टर्स, नन ऑफ द टू सिस्टर्स इज़ मैरिड। ठीक है, नन ऑफ द टू सिस्टर्स इज़ मैरिड। तो आपको ये नियम मैंने आज पढ़ाया है लास्ट में, टू सिस्टर्स लिखा है तो आपको पता होना चाहिए टू सिस्टर्स के साथ नन का प्रयोग नहीं करते, किसका प्रयोग करते हैं, नाइदर का। टू सिस्टर्स के साथ किसका प्रयोग करते हैं, नाइदर। जब दो से ज़्यादा होंगे तब किसका प्रयोग करेंगे, नन का। जब दो होंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, नाइदर का, है ना। अब उसके बाद अगला देख लीजिए, तो ये आपके टोटल 14 एग्जाम्पल्स हो गए। इसके बाद के एग्जाम्पल्स देखिए। देखिए इसके बाद फिर से जो एग्जाम्पल आपका लिखा हुआ है उसमें लिखा है वन शुड
टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। अब ये आप जानते हैं वन के साथ क्या प्रयोग करते हैं। फिर आगे कहता है लेट यू एंड आई गो देयर। लेट यू एंड आई गो देयर, ठीक है। इसे आप लोग खुद सुधारने का प्रयास करिएगा, ठीक है, आपको स्वयं करना है। देखते हैं आप इसमें क्या करके लाते हैं। फिर इसके बाद हुज डिड यू पनिश, ही अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ही एंड माई सेल्फ टुक डिनर, ही एंड माई सेल्फ टुक डिनर, द पुअर इज़ वेरी मिसरेबल, नाइदर राम। भाई इसके बाद जितने भी अब आपके यहाँ पर सेंटेंसेस लिखे हुए हैं उन्हें लिख तो सकते हैं बोर्ड में, लेकिन लिखने से बेहतर हम आपको इसकी फ़ोटो खींच करके भेज देंगे। तो खैर इन सारे सेंटेंस में अब आगे जैसे कि सेंटेंस दिख रहे हैं वो सभी के सभी नियम के बेस पर हैं। तो अब आपको जो भी ये 14, 15, 16 एग्जाम्पल बताए गए हैं इनमें से कईयों को कुछ बातें समझ में नहीं आए होंगे, और उनको बातें समझ में ना आने का एकमात्र कारण यही है कि यदि पिछले नियमों को आप पूरी तरह से नहीं याद करेंगे तो आपको शायद पूरे कारण समझ में आएंगे नहीं। तो प्रोनाउन में जितने भी रूल्स आपको पढ़ाए गए हैं वो सारे रूल्स एक एक करके क्लियर कर लीजिए, क्योंकि जिस दिन भी प्रोनाउन का टेस्ट होगा आपको उसमें एक एक आंसर्स करेक्ट देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको मेहनत से हम पढ़ा रहे हैं तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। तो आज आपको प्रोनाउन में जितने भी नियम बताए गए, शायद 6 से 7 नियम बताए गए, उन्हें पढ़िएगा। उसके बाद आपको एक एक्सरसाइज में, वैसे इस एक्सरसाइज में टोटल 35 सेंटेंसेस हैं, ठीक है, और उन 35 सेंटेंस में से आपको मैंने सिर्फ 14-15 सेंटेंस बताए हैं। एक डेमो टाइप आपको समझाया है कि जैसे वन के साथ वंस लगाते हैं, 231 वाला नियम लगाते हैं, दो के साथ नाइदर लगाते हैं ना, और ईच अदर दो के साथ लगाते हैं कि वन अनदर दो के साथ लगाते हैं। तो ये बातें आपको क्लियर करनी रहेंगी। तो प्रोनाउन वाले सारे रूल्स आप लोग करेक्ट करके पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद एक्सरसाइज आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हम भेज देंगे और उसे आपको हल करना रहेगा, ठीक है। धन्यवाद।